Hello everyone, welcome back another video, and in this video we discuss next lecture of BSc फर्स्ट ईयर। ठीक, फिजिक्स में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो भी डिस्कस किया उससे आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैं आपको प्योरली अगर रेजिस्टिव सर्किट हो तो उसके लिए मैंने फेजर डायग्राम और उसके रिलेशन निकाल के आपको बताया था। फिर उसके बाद प्योरली इंडक्टिव की बात की थी। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कि प्योरली अगर कैपेसिटिव सर्किट हो, यानी जिसमें हम कैपेसिटेंस लगाएं, तब हम आई वेक्टर और वी वेक्टर में रिलेशन निकालेंगे जिससे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो वही हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक, तो वही सेम चीज़ें जो हमने वहाँ पर लिखी थी एट, उसी सेम जो भी आपको लिखना है वो आप उसी तरीके से लिख सकते हो। जैसे मान लो हम लेटस कंसीडर, कोई भी हमने सर्किट कंसीडर किया है, ठीक, जिसमें एक कैपेसिटेंस है और जिसमें हमने एक वोल्टेज यूज किया है, ये आप कह सकते हो, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो आई होप आप इतना लिख लोगे। इसमें मैं बस इसका वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक, वो सेम चीज़ें हैं, बस आपको जहाँ इंडक्टेंस मैंने यूज किया था वहाँ पर आप कैपेसिटेंस यूज कर देना। ठीक, तो यहाँ लिखो आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो भी हमारा डायग्राम है इसमें प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाई KVL ध्यान से समझो। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा 12th क्लास में, वी, यहाँ समझाता हूँ, वी इजकल टू Q/C। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे वोल्टेज और उसमें देखना है तो आपको पता ही है। तो मैं पहले वोल्टेज लेकर चलता हूँ और करंट आई निकाल लेता हूँ, आई वेक्टर करंट वोल्टेज हम निकालते हैं। यही प्रोसीजर चलता आ रहा है, आपने देखा। ठीक, तो V इजकल टू Q/C होता है, ये आपने पढ़ा होगा रिलेशन। ठीक, सेकंड चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा 12th में। तो अब इसमें देखो, अगर Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट क्या होता है आपका, जो सॉरी करंट नहीं, चार्ज है ना Q, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है, अगर टाइम का अगर मल्टीप्लाई मैं करंट में करता हूँ, ठीक, तो ये हमारा चार्ज आता है। तो मैं B/T इजकल टू 1/C IDT यूज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई बाहर जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा, dt आ जाएगा। अब ये तो कौन से टाइम पर चल रहा है मान लो, वो तो उसकी हम निकाल सकते हैं कि मान लो 0 से 5 सेकंड तक करंट आपको अगर चार्ज निकालना, वो कंडीशन डिपेंड करती है। तो हम नॉर्मली बेसिकली ले रहे हैं कि IDT का इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो ध्यान से, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आपको पता चल गया वो कैसे, क्यों Q इजकल टू IDT रिलेशन होता है। ठीक, अब इसी को आप क्या करेंगे, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो इंडक्टिव के बारे में जिस तरीके से होता है उसी फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक, इसको बी वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो बी वेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1/C और आई वेक्टर dt, ये इतना ही होगा ना। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हो गए आपके। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से आगे क्या करते हैं हम, एंड क्या किया था मैंने, एंड वही जो हम जानते हैं वो अब हम यूज करने वाले हैं कि जो बी वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, V0e⁻j⍵t। मैं आपको उस पेज को साथ साथ लेकर चलता हूँ जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। वो शायद अगर नहीं हुआ तो मैं आपको दिखाता चलूँगा इंडक्टिव का, जैसे मैंने इंडक्टिव करवाया था ना, सेम उसी तरीके से चलने वाले इसमें हम। देखो इंडक्टिव में मैंने आपको बताया था, फिर क्या लिया था कि इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट कैन बी राइट एज, ये हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया था वी, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक, वो मैंने आपको लिखाया था। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा, क्योंकि दोनों फिर अगर रिलेट कर जाएंगे ना तो आपको फिर एक तैयार करोगे एक तैयार हो जाएगा। ये इसलिए मेरा बस ये पर्पज़ है इसमें। ठीक है, आपको दो बार बार दिखाने का, नहीं और कुछ नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। इसमें एंड के क्या लिखते हैं, BR लिख देते हैं, जहाँ पर हम दो चीज़ें लिखेंगे, बी वेक्टर इतने के इक्वल है। अब देखो ध्यान से, वहाँ पर क्या रिलेशन था आपका, यहाँ पर रिलेशन था di/dt था इसके साथ। तो मैंने di/dt जो मैं जानता हूँ j⍵i वेक्टर होता है, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन IDT है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन IDT की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। इंटीग्रेशन IDT की वैल्यू क्या होती है, ध्यान करो, मैंने आपको बताया था 1/j⍵i वेक्टर। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन आई वेक्टर dt क्या था, हमने निकाला था 1/,
जी ओमेगा आई वेक्टर। मैंने कहा था ये दोनों का काम आपको बहुत पड़ेगा, ये आप ध्यान से, ठीक। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट। अब देखो बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा चीज़ अरेंजमेंट करना है, कुछ नहीं, ठीक। तो बस क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है क्या 1/j ओमेगा आई वेक्टर इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक। तो बी वेक्टर टी आ जाएगा हमारे पास। नहीं तो हम डायरेक्ट देखो वेक्टर वाले में यूज करेंगे, इसमें यूज करते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ लिख दो आप यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड बी गेट, ठीक है। हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन सेकंड में यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/c, ये हो जाएगा आपका यहाँ से जे ओमेगा आ जाएगा, तो 1/j ओमेगा आई वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/j, दिख रहा होगा आपको आराम, 1/j ओमेगा सी आई वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वो चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्या जे को मैं ऊपर ले जाऊँगा अब, ठीक है। तो जे को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, वो ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से समझो, दोबारा समझाता हूँ, पिछली इंडक्टिव में भी ये चीज़ की थी हमने। जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे अपॉन जे स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा ना। और हम जानते हैं जे क्योंकि जे जब मैंने आपको बताया था ये -1 के इक्वल होता है। जब आप दोनों सारे स्क्वायर करोगे तो अंडर स्क्वायर से हट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ जे स्क्वायर की आप -1 रखोगे तो ये माइनस का जे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब 1/j जो है -j के इक्वल है, ये आप समझ सकते हो। तो -j/ओमेगा c आई वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये आ गया आपका। अब देखो ध्यान से, आई को नीचे ले आओ, तो बी वेक्टर अपॉन आई वेक्टर इज इक्वल टू -j/ओमेगा c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या निकला था, बी अपॉन आई वेक्टर क्या था, जे ओमेगा एल के इक्वल था। ओमेगा एल जो किसके इक्वल था, एक्सएल के। एक्सएल क्या था आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस था। यहाँ पर क्या आया 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी किसके इक्वल होगा, एक्सी के, जिसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कैपेसिटेंस के द्वारा जो भी मान लो उसमें जो सर्किट में जो भी मान लो उसका क्या बोलेंगे, जो भी उसका अपोजिशन कर रहा होगा करंट को फ्लो होने में, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, जो हमारा कैपेसिटेंस उसमें जनरेट कर रहा होगा, बना रहा होगा, जो भी उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम। आप इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ लो कि इंडक्टेंस के द्वारा क्या वहाँ पर रिएक्टेंस डेवलप किया जा रहा है। ऐसे ही कैपेसिटेंस कितना कर रहा है वो हमारा एक्सी होता है। ये होता है इसका मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बाधा उत्पन्न करना, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें अपोजिट करना, बाद करंट में मार्ग में जो भी मान लो रुकावट डेवलप करे, वो भी बनाई, वही सारी चीज़ें, ठीक है, वही होता है। तो वहाँ पर सिर्फ ओनली मान लो कोई भी फैन, ये सारी चीज़ें आप करंट में यूज में लाते हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जब आप कैपेसिटेंस यूज करोगे तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आएगा आपका, जो इंडक्टेंस यूज करोगे तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। ये चीज़ होती है बस, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, बस ये अब इसको बता देंगे कि वी वेक्टर अपॉन आई वेक्टर इजकल टू, ठीक है, -j/xc, ठीक है। तो आपको अब दिख गया होगा कि xc किसके इक्वल है, वी आर xc इज इक्वल टू -1/ओमेगा c, क्योंकि माइनस को साथ में लेंगे ना, तो xc जो है वो -1/ओमेगा c के इक्वल है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जहाँ पर xc क्या है लिख लो यहाँ पर, हाँ चलो मैं लिख ही देता हूँ कि वी आर xc इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, माइनस में है ये क्या है आपका, इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये आपका है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, एक्स इजकल टू -1/ओमेगा c। याद रखना एक्सएल क्या है आपका, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल की इक्वल था इंडक्टेंस के केस में। तो दोनों में आपको रिवाइज करवा चल रहा हूँ, ये समझो आपका पहला क्लास रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या है देखो, ये तो बता दिया हमने। अब यहाँ से हमको आई वेक्टर निकालना, मेन फोकस क्या होगा, आई वेक्टर, क्योंकि हमको पता फेजर डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में, वो हमसे फेजर डायग्राम की बोलेगा। ध्यान रखना वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम सेम है। वेक्टर डायग्राम का मतलब क्या है कि वेक्टर के बीच में, फेजर डायग्राम वी और आई के बीच में ही ड्रॉ करते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर वेक्टर डायग्राम नाम बोलता है तो आपको, ठीक है, सेम है वो दोनों चीज़ें, ठीक। तो देखो नाउ, तो अब
ये आपका था, हाँ कहाँ है ये, इसको एक क्वेश्चन मान लो आप कि कौन सा इक्वेशन है 5, ठीक है। तो इसी से चलेंगे हम, देखो 5 इक्वेशन से। तो देखो ये तो प्लस का रहेगा ना, क्योंकि -1/ओमेगा सी ही एक्स सी के इक्वल हो गया, तो जे एक्स सी होगा तो माइनस तो चला ही जाएगा, ठीक। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, तो वी वेक्टर अपॉन आई वेक्टर जो है वो आपका किसके इक्वल था, जे एक्स सी, ठीक है। तो वी वेक्टर अपॉन आई वेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ से हम देखो आई, इसकी वी आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, तो यहाँ से जब आई निकालोगे तो आई इधर जाएगा, जे नीचे आ जाएगा, तो आई वेक्टर जो है वो हमारा यानी वी वेक्टर अपॉन जे एक्स सी हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ये होगा ना, आई निकालोगे आई इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो आई वेक्टर, अब हम पता है कि एक्स सी किसके इक्वल है, -1/ओमेगा सी के इक्वल है। तो अब यहाँ एक्स सी की वैल्यू रखोगे -1/ओमेगा सी, तो वो तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर चला जाएगा, तो देखो ध्यान से, -b/ओमेगा सी इंटू बी वेक्टर अपॉन जे। अब देखो फिर जे नीचे पहुंच गया, अब मैंने अभी बताया था 1/जे किसके बराबर, -जे के, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो आई वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो जे ओमेगा सी वी वेक्टर, ठीक है। अब वी वेक्टर की वैल्यू क्या है, अब इक्वेशन 3 से हमने वी वेक्टर निकाला था, क्या होता है, वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, आल्सो ये नोट दैट, हम जानते हैं ना वी वेक्टर वी नॉट ई की पावर टी पर जे ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो आई वेक्टर इज इक्वल टू जे ओमेगा सी इंटू वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखो जे किसके इक्वल आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वही मैंने जो आपको लास्ट क्लास में बताया था इंडक्टेंस वाले में, ठीक। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो वो यहाँ पर तो नहीं है, पेज दूसरा है वो, 1 मिनट, सारी चीज़ें आपको देखो ये रहा। यहाँ मैंने फिर क्या किया था, ये चीज़ समझो, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के, ये इसके इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ से आपको ये बताया था कि ई की पावर -j/2 किसके इक्वल होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वही चीज़ है कि ये देखो -j, जो ई की पावर -j/2 जब मैंने सॉल्व किया, क्योंकि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टाइप का था, तो ये -j आया, ठीक है। अब वही सेम चीज़ है, अगर मान लो, ठीक है ध्यान से, अगर मैं e की पावर j/2 को सॉल्व करूं, ठीक है, e की पावर j/2 को सॉल्व करूं, तो ये इस तरीके सॉल्व होगा। तो रखोगे आप cos थीटा, थीटा कितना π/2, तो cos π/2 प्लस j sin π/2, तो cos π/2 तो 0 होता है, ये 0, sin π/2 1 होता है, ये कितना आ जाएगा j। इसका मतलब मैं j को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर j/2, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था, j किसके इक्वल है, e की पावर j/2 के। तो ये हो जाएगा e की पावर j/2 इंटू W इंटू सी वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो W इंटू सी वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस π/2, जे तो कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो आई वेक्टर इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी ध्यान से कि मैंने आई नॉट जो है वो, ये वैल्यू किसकी है, आई नॉट की, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर वी आर आई नॉट जो है वो आपका किसकी इक्वल है, W इंटू सी वी नॉट, ये क्या आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की ये पीक वैल्यू है, ठीक है। तो आई नॉट किसकी इक्वल है, W इंटू सी इंटू वी नॉट की, ठीक है। ये तो देखो आपको आई वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर क्या था, वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कौन इसमें लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि बी जो है हमारा, बी वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, लैग है, पीछे है, आई वेक्टर लीड में है, कितने एंगल से, π/2 एंगल से। देखो ओमेगा टी है यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है। π/2 का ही भी था इंडक्टेंस में, पर लेकिन वो क्या था, उसमें करंट लैग कर रहा था, करंट पीछे था, यहाँ पर जो करंट है वो आगे है π/2 से, ठीक है। तो बनाते हैं इसका फेज डायग्राम, आपको पता चल गया होगा दोनों में, ठीक। तो अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट,
बात करते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बनाते हैं दोनों का। पहले तो रिलेशन लिख लो कि हमारे रिलेशन क्या क्या थे। ये चलो यहीं पर हैं, सामने ही है, तो फिर क्या दोबारा लिखना, तो दिख रहा ना आपको यहाँ तक? ठीक, ये रियल, ठीक है, ये आपकी कोई इमेजिनरी, ध्यान समझना आप। पर एक चीज़ आपको एक चीज़ तो दिख ही रही होगी कि यहाँ पर W इंटू सी इंटू ये दिख रहा होगा कि आई नोट जो है वो किसके इक्वल है? W इंटू सी इंटू वी नोट के इक्वल है। यानी वी नोट में कि जो हमारा आई नोट है, आई, क्यों, एक चीज़ देखो दोनों में, अब मैं एम्पलीट्यूड की बात करने वाला हूँ, ठीक है, दोनों की। तो वी वेक्टर इजिकल टू वी नोट की पावर जी ओमेगा टी था, ठीक है, फिर डिफरेंस पाई बाई 2 का है, ये भी ठीक है। पर लेकिन अगर आप हम एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है हमारा आई नोट जो आ रहा है, उसमें वी नोट का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा भाई? वी वेक्टर में सिर्फ ओनली वी नोट है, तो इसका मतलब आई वेक्टर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखो डायग्राम इसका, पहले हम बी वेक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद हम आई वेक्टर को दिखाएंगे। ठीक, तो देखो ये बी वेक्टर टी हो गया आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, एग्जाम में। देखो जितना आप डायग्राम अच्छा बनाओगे और उसमें राइटिंग अच्छी, आंसर राइटिंग अच्छा करोगे, तो भाई नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आंसर राइटिंग पर फोकस रखना है आपको। इमेजिनरी हो गया आपका, ये वी वेक्टर ऑफ 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टी तक गया टाइम तक, इसके बीच में कितना है? ओमेगा टी एंगल। ठीक, हमारा ये, अब एक चीज़ आप देखो पाई बाई 2 कितना होगा? ये इतना होगा ना, तो लॉग में यहाँ पर होगा, ठीक है। ये भी एंगल आपका ओमेगा टी है, पर लेकिन आपको दिख रहा होगा पाई बाई 2 आ गया है ये। ठीक, ये आई वेक्टर 0 मान लो यहाँ से, ये हो गया आपका आई वेक्टर टी। ठीक, समझ गए होंगे? देखो आपको दिख रहा होगा जो हमारा आई वेक्टर है वो पाई बाई 2 आ गया इससे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको मान लो, अगर वो भी दिखा देता हूँ आपको, सिंपल जो आपने 12th में बनाया होगा वो भी एक बार बना देता हूँ साइड में, ठीक है, वेव डायग्राम। तो यहाँ पर मैं देखो सिंपल जल्द फास्ट बना देता हूँ। तो देखो जैसे मान लो ये वी नोट ले लिया मैंने, यहाँ पर आई नोट ले लिया, तो यहाँ पर पता है आपको आई नोट आगे है, तो आई नोट आगे, तो देखो आई नोट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए ना, ये इधर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आई नोट आगे है और हमारा ये वी नोट पीछे पाई बाई 2 से, तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि जब तक देखो वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर आया है, करंट पहले ही यहाँ से इतना चल चुका है, ठीक है। तो वोल्टेज पीछे दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। अगर थोड़ा डार्क करता हूँ मैं, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ज़्यादातर वो पूछेगा वो ये फेजर डायग्राम बनवाने के लिए, ठीक है। जो आपको रिलेशन निकाल के उसको दिखाने पड़ेंगे, ये नहीं डायरेक्ट आप फेजर डायग्राम बना दो, ठीक है। अब जो भी जो हमने इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्या क्या चीज़ें हैं वो लिख देते हैं, रिजल्ट, क्योंकि वो रिजल्ट पूछेगा आपसे कि रिजल्ट बताइए क्या क्या आपने रिजल्ट यहाँ से निकाले। तो बात करते हैं रिजल्ट की। तो पहला तो वही रिजल्ट है आपका, करंट जो है, जो द करंट एम्पलीट्यूड आई नोट में लिखा था कि पहले उसमें इंडक्टेंस में कि द करंट एम्पलीट्यूड इज़ आई नोट जो है इज़ 1/ओमेगा एल टाइम था, किसका? वी नोट का। यहाँ पर कितना है? ओमेगा सी टाइम है, ठीक है। तो बस इतना, वो सी ए में देख लो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द करंट एम्पलीट्यूड आई नोट इज़ ओमेगा सी, ठीक है, ओमेगा सी टाइम द वोल्टेज एम्पलीट्यूड वी नोट, ठीक है।
और देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जो हमारा आई नॉट है वो ओमेगा 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 क्या होता है आपका फ्रिक्वेंसी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, उसमें भी लिखा था कि डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारा पहला। दूसरा डेल्टा वो लिखते हैं। अब दूसरा डेल्टा कोई सेम हमारा करंट क्या कर रहा है, π/2 एंगल से लीड कर रहा है। तो द करंट लीड द वोल्टेज इन फेज, लीड द वोल्टेज इन फेज बाई एंगल π/2, इन फेज बाई एंगल π/2, बाई एंगल π/2, ये हो गया, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो कि एक्स सी जो है वो 1/ωc टाइम था, तो यहाँ से ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर चलो मैं लिख ही देता हूँ, तीसरा लिखो द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि समझ रहे होंगे ना रेशियो वोल्टेज करंट क्यों लिखा है, क्योंकि V/I ही तो था, जो आप -J/ωc की इक्वल था ये, तो लिखोगे ना रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। रेशियो वोल्टेज एंड करंट इज -JXC, ठीक है, इज -JXC ऐसे मत लिखो इसको, थोड़ा सा इसको लिखो आप, मैं इसको दिखा दो, ठीक है, दिखा दो, रुको एक मिनट। -JXC इतना लिखो पहले, दैट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है। इज -JXC दैट, इसका मतलब देखो ये है, आप समझ रहे होंगे कि जे तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो है इमेजिनरी है, जे ऑपरेटर हमारा है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज, जो हमारा जो आया है -JXC, ये क्या है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। क्यों इमेजिनरी क्वांटिटी है, क्योंकि ये यूज हो रहा है, तो ये क्या हमारा इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ आप लिखा दो V/I इजकल टू -JXC, इतना बस लिखना चाहो इतना लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो कि VRXC इजकल टू -1/ωc, वो आप डिपेंड ऑन यू, ठीक है, वो आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना नहीं बहुत है, ठीक है। कितना लिखोगे, तो ये आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम सीरीज LR सर्किट, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, लास्ट ईयर पूछा गया था सीरीज LR सर्किट, तो शायद इस बार CR सर्किट पूछ सकता है वो। तो LR, CR और LCR 3 सर्किट बचे हैं, उसके बाद सर्किट ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों डिस्कस करेंगे, LR और CR, फिर उसके बाद LCR करूँगा मैं, ठीक। और इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई थी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसकी PDF, उस पेज की PDF मैं ग्रुप में डाल दूँगा, वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके मैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ, ठीक।